उत्तर प्रदेश की 55, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों में मतदान जारी है। प्रधानमंत्री यानी कि पीएम और सीएम यानी कि आदित्य योगीनाथ के तंज को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी में दूसरे चरण की लड़ाई जोरदार दिखाई दे रही है। वोटर्स बड़े पैमाने पर सुबह से ही घर से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता। सभी पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें हैं। महिला, युवा, बुजुर्ग हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए मतदान केंद्र की तस्वीर, जहां पर कतार में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 55 सीटें यानी 9 जिले की 55 सीटों पर आज मतदान डाला जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर लोगों में उत्साह। आज देख रहे हैं कि लोग कतार में, जी हां, पहले जाकर अपनी पर्ची लेकर आखिर किस क्रमांक पर उनका वोट है वो देखकर किस कमरे में जाकर उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। ये बरेली से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बरेली के मतदान केंद्र पर लोगों का भारी जमावड़ा, अपनी बारी का इंतजार करते वोटर। जी हां, वोटर 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब लोकतंत्र के पर्व में दाता के रूप में वोटर दिखाई देता है। अपनी सरकार चुनने का न्यूज इंडिया भी आपसे हाथ जोड़कर अपील करता है कि अगर आपने अपने मत का प्रयोग यानी कि इस्तेमाल नहीं किया तो आप जाइए तुरंत मतदान केंद्र की ओर, जाके अपने मताधिकार का प्रयोग कर आप अपने पसंद की सरकार और अपना नेता चुन सकते हैं। क्योंकि 5 साल बाद ऐसा मौका आता है जब लोकतंत्र के पर्व में, जी हां, आप जाकर ये बता सकते हैं कि आज आप दाता हैं। क्योंकि लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ही यही है कि आम आदमी अपने पसंद की सरकार चुनता है। आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल पर आपके टीवी स्क्रीन पर राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सिंह उर्फ टीटू जी। टीटू जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश बादल साहब। जी हां, 4 दशक से ज्यादा देश के कई चुनाव आपने, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, ऐसे कई चुनाव को आपने देखा, समझा और जाना है। चुनाव के हमराही का मैं आपको दर्जा देता हूं बादल साहब, आपका स्वागत है। जी हां, भारत के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपने जब देश के चुनाव को लेकर आपकी रिपोर्ट्स को हमने देखा, जाना था, तब भारत की सुंदरता को आपने बताया था कि आखिर स्वस्थ लोकतंत्र में किस तरह से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। बादल साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ। बादल जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं सीधा लिए चलता हूं अपने सहयोगी शेखर आनंद के पास। शेखर, आप रामपुर में हैं, वहां की राम कथा की जानकारी बताएं। आजम के बेटे और आजम के क्या हाल हैं? ये बड़ा दिलचस्प आपने सवाल पूछा है मनीष। हम आज रामपुर में थे, बल्कि हमने ये सवाल भी किया कि यहाँ तो नवाबों की और आजम की बिल्कुल खानदानी दुश्मनी चलती है, और अगर नवाबों ने इसे बसाया था तो इसका नाम रामपुर कैसे रख दिया, राम कथा यहाँ पर कैसे चलने लगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इतिहास सबको पता है कि किस तरीके से क्या हुआ। खैर, आज मतदान का दिन था। रामपुर में भी 5 विधानसभाओं में जोर शोर से मतदान हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे, और अब जब शाम हो रही है, शाम ढलते ढलते भी जो मतदान केंद्र हैं वो थोड़े से सूने जरूर हैं, लेकिन लोगों का आना जारी है। इक्का दुक्का लोग बीच बीच में
पहुंच रहे हैं और चुनाव आयोग ने कहा ही है कि जो लोग लाइन में लगे रहेंगे आखिर में उनको वोट डालने का मौका मिलेगा जो समय निर्धारित किया है। रामपुर की अगर अलग अलग विधानसभाओं की हम बात करें तो जो सबसे मुख्य मुकाबला यहां पर है, दिलचस्प मुकाबला है, वो दो जगहों पर है। एक तो रामपुर सदर जहां से आजम खान जेल में रहते हुए चुनाव मैदान में हैं और उसके साथ साथ उनके सामने नवाब खानदान के काजिम मियां सामने हैं और दूसरी तरफ आकाश सक्सेना जो लॉयर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के रूप में उतारा है और आकाश सक्सेना वही हैं जिन्होंने एक दो नहीं सेंचुरी मारी है आजम खान पर मुकदमे ठोकने की। 102 मुकदमे आजम खान पर लदे हुए हैं, फिलहाल वो जेल में हैं और लगातार इस बात की तस्दीक रामपुर में की जाती रही कि आखिर किस तरीके से चुनाव निकलेगा। आकाश सक्सेना के जो समर्थक हैं वो अपनी तरह से उन्हें चुनाव जिताने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो इस बात पर आमादा हैं कि मार्जिन हम कितना बढ़ा पाएंगे। ये सच है कि 77 का और 96 का चुनाव हटा दें तो आजम खान यहां से 9 बार के विधायक रहे हैं और जब वो सांसद बने तो उनकी पत्नी यहां से विधायक चुनी गई। दूसरी महत्वपूर्ण सीट जो है वो स्वार की है जहां पर अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं वो चुनाव मैदान में हैं और उनका जो मुकाबला है वो नवाब खानदान के हैदर मियां से है। तो ये जो खानदानी लड़ाई है वो एक बार फिर से दोनों जगहों पर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि स्वार की सीट ऐसी है जहां पर नवाब खानदान का दबदबा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार अगर वो दबदबा कायम कर ले जाते हैं वापस तो अब्दुल्ला आजम के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा 2 सीटें इन 5 में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने मंत्री भी बनाया था औलख और तो उनको भी ये उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारे पास जो 2 सीटें थी रामपुर में हम न सिर्फ उसको रिटेन करेंगे बल्कि आकाश सक्सेना के रूप में एक नई सीट और आजम खान की हार ये भी हम दिखाने में कामयाब होंगे। खैर मतदाता ने क्या किया है वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। शेखर, मेरा एक छोटा सवाल और छोटा जवाब चाहूंगा आकाश सक्सेना को लेकर। जो आपने कहा कि शतकीय पारी 102 मुकदमे इन्होंने आजम के खिलाफ दायर किए हैं, तो बीजेपी की टिकट पाना क्या इसे पुरस्कृत किया जाना समझा जाए? नहीं, इसको इस तरीके से ना समझा जाए क्योंकि जो आंजनेय कुमार यहाँ पर डीएम थे उन्होंने तो मतलब आप समझिए कि जिसको कहते हैं ना कि प्रशासन अगर चाहेगा तो नींव खोद डालेगा तुम्हारे घर की, वही कुछ किया है। और आंजनेय कुमार की जो विदाई थी मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद हमने पत्रकारिता में देखा कि किसी जिलाधिकारी की इस तरीके से विदाई हो। आजम खान ने अपने मुलायम सिंह के जन्मदिन पर इसी रामपुर में उन्हें बग्घी पे बिठाला था और नतीजा यह था कि जिस दिन जिलाधिकारी साहब जो है वो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर बना करके यहां से ट्रांसफर हुए, लोगों ने पब्लिक ने उनको जो है वो बग्घी पे बिठाला था और गाजे बाजे के साथ उन्हें जिले से विदा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रामपुर में आजम खान के समर्थक हैं तो उतना ही कहीं विरोध भी है जो शायद आबादी की वजह से, चूंकि 60% मुस्लिम आबादी है उस पूरे क्षेत्र में, लिहाजा ये एक कंपटीशन मुस्लिम अगर बटा नहीं तो फिर बीजेपी का काम नहीं होता। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से आजम जीतते हैं, वरना नाराजगी प्रॉपर है। जी, नाराजगी प्रॉपर है। शेखर, एक और छोटा सवाल ये कि 55 सीटों को लेकर 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। ऐसे में बाकी सीटों का अगर मैं आपसे आकलन पूछूं तो आज किसका दबदबा आपको दिखाई देता है? देखिए, जहां तक मनीष दबदबे की बात है, ये 55 सीटें जो है, अगर पिछली बार हम 58 सीटों में देखें तो 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी इन सीटों पर लगातार अपनी जो एड़ी चोटी का जोर है उसने लगाया था। आप देखिए कि इस दरमियानी वक्त में हिजाब का मसला भी आ गया, इस मौसम में पुलवामा का जो शहीदी दिवस था उसका भी मसला आ गया। आज आजम खान साहब के बड़े भाई से मेरी बात हो रही थी, उनका मैंने टिक टैक भेजा है, वो तो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान सिविल वॉर की स्टेट में है। तो आप समझिए कि कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। जो बाकी के आपने जिक्र किया है 9 जिलों की 55 सीटें, उन जगहों की स्थिति यह है कि वोटिंग बहुत अच्छी हुई है सब जगह। अमरोहा में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, 60% के ऊपर, वो 3 बजे से पहले निकल गया था। तो इस हिसाब से मतदाताओं में जो जागरूकता है वो देखने को मिली है। लेकिन ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा जो चुनाव था ये मुस्लिम बहुल इलाकों में था। न्यूज़ इंडिया का सवाल कार्यक्रम से हम फिर एक बार अपील करेंगे। अब भी लगभग 50 मिनट का वक्त बाकी है। आप जाइए मतदान केंद्र की ओर अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो। शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त टीटू जी यानी कि राव इंद्रजीत सिंह जी, आरएलडी के प्रवक्ता, हमारे साथ राजेश बादल साहब, हमारे साथ सृष्टि सिंह कश्यप और हमारे साथ बीजेपी की नेत्री टीना शर्मा भी हमारे साथ हैं।
सबसे पहले बादल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले चरण में मैं सबसे आखिर में आपके पास आया था, लेकिन आज सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। बादल जी, मेरा सवाल आपसे, बादल जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। बादल जी, मेरा सवाल आपसे है, मतदान जारी है, ऐसे में हर सियासी दल के नेता की रैलियां भी जारी हैं। आपको लगता है ये जायज है जब मतदान चल रहा हो तब नेता अलग अलग पार्टियों के जाकर रैली करें? आपको नहीं लगता कि ये मतदान को प्रभावित कर सकता है? बादल जी देखिए मनीष जी, हमने पहले चरण में भी देखा था कि सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से भी लगातार आस पड़ोस में रैलियों में करके, क्योंकि उस समय आपको याद होगा 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हुआ था और पड़ोस की इन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेता रैलियां कर रहे थे। तो देखा जाए तो एक जो आदर्श चुनाव की आचार संहिता होती है उसका उल्लंघन तो पहले चरण में ही हो चुका था। इस बार भी हमने देखा कि अब एक तरह से आचार संहिता की बहुत अहमियत नहीं रह गई है। दुर्भाग्य से आचार संहिता का पालन नहीं करना या उसको तोड़ना अभी तक हमारे संविधान में कानूनी दर्जा नहीं पा सका है। इसलिए नेता दबंगी के साथ आचार संहिता को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं और चुनाव आयोग के पास सिवाय नोटिस देने के उनको पास कुछ नहीं रह जाता। जी मनीष जी। बादल साहब, मैं आप ही से आगे बढ़ते हुए अपने सियासी मेहमानों की ओर रुख करता हूं। हमारे साथ टीना शर्मा, बीजेपी की नेत्री हैं। टीना जी, आपका स्वागत है। राजनीति में कहा जाता है टीना का बड़ा अहम मतलब होता है और वो मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर। तो टीना जी, मेरा सवाल आपसे बादल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, आपको लगता है कि जिस तरह से रैलियां चल रही हैं, मतदान जारी है, ये एक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है? डेफिनेटली मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो तो फिर उस पर कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई होती है तो जरूर होती है, ये हम सब जानते हैं। अगर आचार संहिता का उल्लंघन है तो कॉग्निजेंस चुनाव आयोग लेता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट लेता है, और ये हम सब ने देखा है कि सो मोटो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। नहीं तो विपक्ष आज की तारीख में जमीन पे भले ही मनीष मजबूत ना हो, लेकिन कोर्टों में जाने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, शोर मचाने के लिए बिल्कुल मजबूत है। मैं इस बात को बादल साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो एक नागरिक की तरह इस बात को बोल रहे हैं, जो वो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपने आचरण का ध्यान रहता है, और कहाँ कितनी लीवरेज ली जा सकती है इसका आकलन, इसकी कैलकुलेशन मनीष हमेशा मुझे लगता है कि पार्टियों के पास रहती है। इसमें चाहे आप मेरी पार्टी को ले लीजिए, चाहे आप सपा को ले लीजिए, चाहे बाकी पार्टियों को ले लीजिए, लेकिन मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ, पार्शली अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर नोटिस होता है तो चुनाव आयोग उस पर कहीं ना कहीं सख्ती भी करता है। कितनी सख्ती करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये सत्ता में बैठे लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ये कभी ना कभी विपक्ष में बैठे लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जितना शोर वो मचाते हैं उस तरह की कार्रवाई होती है। तो ये अगर सभी मुझे लगता है कि बादल साहब ने जो बात कही, मैंने कहा कि मैं पार्शली उससे अग्री करती हूँ, लेकिन फुल्ली उससे अग्री नहीं करती। फुल्ली अग्री नहीं करती हैं आप टीना जी। हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह। सृष्टि जी, आपका स्वागत है। शोर शराबे की बात हुई, टीना जी कह रही हैं कि शोर शराबे के बीच जो जैसे चाहे इस पर अपनी शिकायत कर सकता है, सुमोटो अदालत इस पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन बात शोर शराबे की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने कानपुर देहात की रैली में कहा कि मुस्लिम महिलाएं बगैर शोर शराबे के निकलकर वोट कर रही हैं, और अगर वोट कर रही हैं तो वो किसकी तरफ चोट कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। मनीष जी, जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, मैं एक ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगी आपके चैनल। ये 2017 का ट्वीट है बाय एनडीटीवी, जहाँ पे लिखा गया है बाय इलेक्शन कमीशन की स्टॉप एयरिंग राहुल गांधीज इंटरव्यू सेट बाय इलेक्शन कमीशन ऑन टीवी चैनल्स। तो 2017 को रूल्स अलग क्यों थे, 2019 2022 में रूल्स अलग क्यों है, मुझे ये समझ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। Please, can you just राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, you have to keep sanctity for institutions. You have to keep sanctity for institutions. I'm speaking. Manish ji, I'll not do a debate like this. Please do सृष्टि that. जी, Please सृष्टि, speak. टीना जी सुन लेते हैं।
जी सृष्टि जी अपनी बात तो रखें। मनीष जी, पहली बात मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि राहुल गांधी के लिए रूल्स अलग क्यों होते हैं। जब कोएलिशन की वहां पे हम इलेक्शन में कर रहे होते हैं प्रचार, तब वो रूल्स डिफरेंट क्यों होते हैं विपक्ष के लिए, और जो सत्ताधार पार्टी है उसके लिए रूल्स अलग क्यों होते हैं। क्यों आज सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, आप बुरा क्यों कहेंगे उस बात को। रूल्स तो रूल्स होते हैं, सब पे अप्लाई होना चाहिए। और जहां तक मनीष जी आज की हमारी जनता की बात है, जो आज वोट देने निकली है अपने घरों से, वो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आज उसने आज वोट दिया है महंगाई पे, बेरोजगारी पे। उसने वोट जाति धर्म के नाम पे नहीं दिया है, जो ये दंगे भड़काने का काम करते आ रहे हैं, जो ये गर्मी चर्बी निकालने का काम करते आ रहे हैं। जनता उससे ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि इनका ये जो जाति धर्म का कार्ड था, ये पहले तब चला जब इस देश में विकास कांग्रेस पार्टी कर रही, जब इस देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। तो इन्होंने बोला कि चलो कुछ नहीं, तो वोटर्स को बहका देते कि हिंदू खतरे में है। हिंदू जो जिस कंट्री में मेजोरिटी में है, वहां हिंदू खतरे में हो जाता है इनके हिसाब से। उसके बाद ये हिंदुओं को भड़का के और बोल देते कि हमें आप वोट दीजिए। उसके बाद ये आपके चैनल पे मैं देख रही थी, कुछ दिनों से हिजाब पे बहुत डिस्कशन हो रहा था। दैट इज ऑल्सो वेरी कोइंसिडेंस कि हमारे उस पर चुनाव होता है तो वहां पे हिजाब जैसा इशू आ जाता है, ध्रुवीकरण जैसा इशू आ जाता है। क्योंकि अगर इफ यू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस मनीष जी, उस कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन था दैट यूनिफॉर्म इज नॉट अ मस्ट। उनकी डायरेक्टर का ओवरनाइट ट्रांसफर करा दिया जाता है, बट नोबडी इज डिस्कसिंग दैट। और जब हिजाब की बात होती है तो इन्हीं के मंत्री हैं कर्नाटका के केएस ईश्वरप्पा, उन्होंने तो ये तक कह दिया चुनाव के वक्त कि सैफरॉन विल रिप्लेस तिरंगा इन कमिंग टाइम। तो व्हाई आर वी नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट? क्या उन पे यूएपीए नहीं लगना चाहिए? मुद्दे तो ऐसे होने चाहिए जिसमें डिस्कस कर पाए भारतीय जनता पार्टी कि आप क्यों यहाँ देखिए- पे दंगा देखिए भड़काने की सृष्टि जी। कोशिश मनीष कर रहे हैं, मैं एक क्यों छोटा सा बांटने की जवाब देना कोशिश कर रहे हैं? चाहूंगी। जी। मनीष मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगी। मैडम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू आता है, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आता है, लेकिन राहुल गांधी का इंटरव्यू नहीं आता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे लोगों के इंटरव्यूज चलते हैं और उनकी बाइट्स भी ली जाती हैं। राहुल गांधी की भी बाइट्स ली जा रही हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात, नॉट अनफेयर मैडम, नॉट अनफेयर। दूसरी बात, आप लेट मी स्पीक नाउ। सृष्टि जी लेट मी स्पीक। आई हैव नॉट आप कह इंटरप्टेड रहे यू, नाउ थे लेट टीना मी जी स्पीक। शांत थी, टीना जी शांत थी, और मेरे इस पैनल पर मैं ये आपको बता दूं कि सियासत में टीना फैक्टर हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के इस पैनल यानी कि इंडिया का सवाल में टीना फैक्टर नहीं है। नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी में है। सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, 8 प्रदेशों में हिंदू माइनॉरिटी में है। मैडम अपनी इंफॉर्मेशन को आप करेक्ट कर लीजिए। आई एम नोबडी टू करेक्ट समबडी। आप हिंदू मुस्लिम टेलीविजन पे बैठ के आप हिंदू मुस्लिम कहेंगी और भाजपा को ब्लेम करेंगी, तो हम भी नहीं सुनेंगे। तो हम भी नहीं सुनेंगे अगर आप भाजपा को ब्लेम करेंगी। और रही बात, पहले मुझे बोलने दीजिए मैडम, यहाँ कोई बहस नहीं चल रही है, बोलने दीजिए। लेट मी, इतना क्या डर है आपको? इतना क्या डर है आपको? इतना सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, मैं आपसे, सृष्टि जी और मैं पूरे पैनल से, हमारे साथ इस पैनल पर राजेश बादल जैसे व्यक्ति भी बैठे हैं जो 4 दशक से ज्यादा पत्रकारिता के अनुभव को अपने आप में समेटे बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, लाखों करोड़ों दर्शक आप जैसे महानुभाव विद्वान प्रवक्ताओं को सुनने के लिए इंडिया का सवाल देखते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, व्यक्तिगत आक्षेप से बचा जाए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम यहाँ पर चर्चा, चिंतन और बहस करने बैठे हैं। हिंदू माइनॉरिटी में है, इस बात की भी चिंता करनी होगी। हिंदू 8 प्रदेशों में माइनॉरिटी में, जिसको कांग्रेस नहीं बताना चाहती है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के बताऊंगी। हिंदू माइनॉरिटी में आए, कैसी वाहियात सरकार है आपको तो शर्म आनी चाहिए कि मेजॉरिटी। सृष्टि जी, शब्दों की गरिमा और शालीनता बनाए रखें। भारतीय जनता पार्टी में बहुत संस्कार है मैडम। सृष्टि जी, आई अंडरस्टैंड माय लर्नेड पैनलिस्ट सृष्टि जी, शब्दों की गरिमा और मर्यादा को रखें। आप, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सृष्टि जी सम्मानित पैनलिस्ट हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं। आप सब पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप दोनों से आग्रह करता हूं कि आप दोनों थोड़ी देर के लिए गुस्सा थूक दें। राव इंद्रजीत सिंह जी,
वाली इंद्रजीत बात सिंह जी, कहिए। हाँ, धर्म, ये जाति, तो समीकरण, ध्रुवीकरण से ऊपर उठकर आप जिस पार्टी का इस समय नुमाइंदगी करने इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए हैं, बात तो किसानों की थी। 58 सीटों पर किसानी तो चल गई, 55 का क्या हाल? मनीष जी, वो जो हम किसान जिनके हत्या पे सृष्टि जी, बेल मिल गई है, सृष्टि जी, ये- मेरा सवाल इंद्रजीत जी से, टीटू जी से। मनीष जी नमस्कार, और पूरे पैनल को मेरी सत श्री अकाल। और मेरी सम्मानित दो छोटी बहन बैठी हैं, इतना अग्रेसिव मत होइए, क्योंकि कारण ये कि 1 बाय 1 बात रखेंगे और मनीष जी जैसा एंकर बैठा हो, दुनिया देख रही है, तो हम लोगों को जो बात ये पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक तक, कम से कम वो बात पहुंच जाए। कोई हारेगा कोई जीतेगा, हमको इसी समाज में रहना है। 10 तारीख में 10 मार्च में रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन हमने आपके बीच में समाज में रहना है। छोटी बहन टीना जी ने अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करा, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन सच्चाई को नाकारिए मत मेरी छोटी बहन। आप इंडिया में, भारतवर्ष में रह के आप ये कहो कि हमारा हिंदू माइनॉरिटी में, शायद ये अच्छा वर्ड नहीं है, मेरे को ठीक नहीं लगा। पहली बात, यहाँ पे जब हम भारत में रह रहे हैं और यहाँ पे जो रहने वाले मुस्लिम भाई हैं, ये वही मुस्लिम भाई हैं जिनको कहा गया था डिवाइडेशन के टाइम पे कि जिनको पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, जिनको इंडिया अच्छा लगता है वो इंडिया में रह जाए। ये वो लोग हैं जिनको इंडिया चूज करा और आज हमारे बीच में है। और मुस्लिम समाज का तंज समय के हिसाब से, जितना सिख समाज ने, हमारी तो उत्पत्ति वहां से हुई है, जिस समाज ने तंज झेला है, लेकिन क्या हमने बायकॉट थोड़ी कर दिया। वो हमारे यहाँ गुरुपुरब में गुरुद्वारे मत्था टेकने आते हैं, हम उन पे ईद पे जाते हैं। भाईचारा बना रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज जनता बहुत अवेयर हो चुकी है, पहली सीट पे भी और अब की सीट पे। जनता ने इस जातिवाद और ये लव जहाद और ये जो अपना चल रहा है हैदराबाद में, इस पे सब वोट नहीं करा है। उन्होंने तो ये देखा कि मेरे तेल की कीमत को कम कौन करेगा। तो आम गरीब आदमी, सिलेंडर की कीमत को कौन कम करेगा। आज 15 दिन काम मिल पा रहा है मजदूर को, उसमें से 3 दिन के पैसे उसके सिलेंडर खरीदने में लग जाते हैं। दाल और चीनी और घी का, तेल का क्या हो गया है। आप ये माताओं ने, जो बहनें जो वोट कर रही है इतनी तादाद में, वो सिलेंडर की तरफ देख रही है। उन्होंने जाट समाज, जिसको बार बार कहा जाता है मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे शरीर के अंग हैं, मैं सबका सम्मिलित बात करता हूं कि आज समाज ने हमको 2 दफा 3 दफा इग्नोर करा, 2014, 2017, 2019, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का साथ दिया इस आशा और उम्मीद के साथ कि हमसे कहा गया था बिजली के रेट कम होंगे। 100 रुपए रेट था, 200 रुपए कर दिए। फिक्स चार्जेस 30 रुपए था, 70 रुपए कर दिए। मीटर के चार्जेस फिक्स कर दिए। बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में हमारे गन्ने का रेट फालतू मिल रहा है, यूपी में कम मिल रहा है। हरियाणा में बिजली सस्ती मिल रही है, यूपी में बिजली महंगी मिल रही है। आप देखिए, मुद्दा इस बात पे है, हम इन सब चीजों का अच्छा डिस्कशन करें कि ये कैसे होगा कि मेरे देश का अन्नदाता, जिसने अपने देश भारत को आत्मनिर्भर करा, हम तो पहले विदेशों से मंगा के खाना खाया करते थे। अगर हमने किसानों को एड्स नहीं दी होती, सच्चाई के साधन नहीं दिए होते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता, तो शायद आज भी हमें अनाज बाजार से मंगा के खाना पड़ता। जी टीटू जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। आपने गन्ने का जिक्र किया कि गन्ने का मूल नहीं मिल रहा, आपने हरियाणा की बात की। मैं केवल यही कहूंगा, प्रदेश के चुनाव में मैंने जिन्ना ज्यादा सुना है, गन्ना कम। आगे बढ़ता हूं, टीटू जी आऊंगा आपके पास। टीटू जी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी हाँ, बात हम यूपी की कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि मुझे और 2 प्रदेशों की ओर आगे बढ़ना है, उत्तराखंड और गोवा, वहां पर भी मतदान जारी है, 70 और 40 सीटें। विशाल जी, कुल मिला के अगर देखा जाए तो चीजें घूम फिर कर समीकरण और ध्रुवीकरण पर आ रही हैं। देखिए मनीष जी, ध्रुवीकरण कर कौन रहा है जिसके पास बताने को कुछ है नहीं। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ध्रुवीकरण की शुरुआत नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हम अपने सम्मानित पैनलिस्टों से कि क्या भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, क्या कोई भी स्कीम ऐसी है मनीष जी जो किसी वर्ग या धर्म या विशेष समुदाय को डिस्क्रिमिनेट करती हो?
शायद नहीं है, तो फिर तुष्टीकरण का, ध्रुवीकरण का आरोप कौन शुरू कर रहा है? वो शुरू कर रहे हैं जो एन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, किस प्रकार के स्टेटमेंट नामांकन से बहुत पहले जब लिस्ट आती है तब से शुरू किया जा रहा है। देखिए क्या है मनीष जी कि आज की डेट में एक तरफ तो विकास की राजनीति है और एक तरफ एन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करने की राजनीति है। यह भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आल है। अगर आप देखें तो कहीं पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो कांग्रेस अपनी प्रत्याशी नहीं उतार रही, अभी मिली भगत नहीं तो क्या है। मैं इंद्रजीत सिंह से पूछना चाहूंगा कि अभी गन्ना के किसानों की बात कर रहे थे मान्यवर, आपके किसान आंदोलन में गन्ना के किसानों की बात आपने तब क्यों नहीं की थी जब अखिलेश जी की सरकार में गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ था? चीनी मिले नहीं, सुन लीजिए सबसे ज्यादा पैसे बढ़े थे। अब आप अगर सुनेंगे तब तो सवाल बनता है, सुनेंगे ही नहीं तो सवाल कैसे बनता है? आपके क्षेत्र में पश्चिम में जो चीनी मिलें बंद हुई थी तब आपने समाजवादी पार्टी की सरकार से क्यों नहीं चालू करवाया था? रमाला चीनी मिल, मनीष जी पूछिए इनसे कितने साल बाद लागू हुई? और मिल चालू हुई थी। अरे सुन लीजिए टीटू जी, सुन लीजिए। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। सृष्टि जी, कांग्रेस की तरह नहीं होता है, कांग्रेस की तरह नहीं कि हम कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। लेकिन राजस्थान में स्थिति देख लीजिए, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट किसने चालू करवाया? जवाब मुझे आप बताइए मुझे। जी आप मुझे बताइए। टीटू जी आ रहा हूं, डॉक्टर मिश्रा बोल रहे हैं, आप पे और सृष्टि जी पर आना है मुझे, फिर बादल जी और टीना जी के पास जाना है। 1.5 लाख करोड़ गन्ना के किसानों का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आप हमको बताइए। समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकाल को मिलाकर ज्यादा हुआ। और तीसरी बात, जो गन्ना पेमेंट रुका, जिसको आप लोग लेकर नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाकर जो कंपनियां जो है फैक्ट्रीज पेमेंट नहीं कर रही हैं उनके एसेट को कलेक्ट किया गया। ये तो आप पब्लिक को नहीं बताते हैं। पीएम किसान योजना इसके पहले थी। टीटू साहब आपको याद होगा, खेती हमारे यहाँ भी होती है। यूरिया लेने के लिए ब्लॉक में रात को 12 बजे लाइन लगती थी। ये पब्लिक को नहीं बताते, लेकिन टीटू जी इंडिया का सवाल के मंच पर बताने के लिए बेताब है। टीटू जी अपनी बात रखे तो मैं सृष्टि जी के पास जाऊं। मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु, मुझे सम्मान के साथ कह रहा हूं, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, पत्रकार राजनीतिक विषय कम लग रहे हैं। अभी 6 दिसंबर में राज्यसभा में कहा गया 3,700 करोड़ रुपया किसानों का गन्ने का पेमेंट बाकी है। ये किताब पढ़ लीजिए। ये पढ़ नहीं पाए। एक किताब पढ़िए, किताब नहीं, आप मत बोलिए, नहीं सुन लीजिए, मुझे कह लीजिए। ये किताब तथ्यों के साथ एक लाइन का डिफरेंस है। मुझे बात करनी है। विशाल जी जवाब ले लेते हैं। विशाल जी जवाब ले लेते हैं। टीटू जी अपना जवाब दे तो मुझे बाकी पैनलिस्ट पर बढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड और गोवा की भी बात करनी है। ये वो छोटे राज्य हैं जो 20 साल में 11 मुख्यमंत्री देखे हैं, उस पर भी बादल जी से बात करनी है। मुझे एक लाइन बोलना है। टीना जी आ रहा हूं। विद इन 2 मिनट बात खत्म कर रहा हूं। 3,700 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना पेमेंट बाकी है। 6 दिसंबर में राज्यसभा में कोड करा गया सत्ताधारा पार्टी के अलावा। एक बात, 7 साल से ब्याज नहीं मिला है। देखिए मजाक क्या है मनीष जी, चीनी नगद बिकती है। अगर 1 किलो चीनी किसी शुगर मिल से निकलेगी तो पहले ड्राफ्ट जमा होगा, बाद में चीनी बाहर निकलेगी। गन्ना उधार खरीदा जाता है, और अगर एक बिजली का बिल बाकी हो जाए तो किसान के ऊपर चीनी मीठी होती है, लेकिन सियासत के डायबिटीज में शायद चीनी का स्वाद मीठा दिखाई नहीं दे रहा। जब बिजली आएगी, सुनिए बिजली आती है टीटू साहब, बिजली 14 दिन में टीटू जी आप लोगों ने भी वादा किया है कि अगर आपकी सरकार आती है तो 15 दिन में आप सारी अदायगी करेंगे। आपके पास आऊंगा। सृष्टि कश्यप जी, डॉक्टर मिश्रा ने सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर और खासकर आपके शासित राज्यों को लेकर सवाल उठा दिए। मनीष जी, डॉक्टर मिश्रा हैज सिलेक्टिव अमनीशिया। उन्हें जहां राजस्थान दिख रहा है, he doesn't see छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पे 94% किसानों को एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट मिलती है। हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट रेट हुआ है पिछले वर्ष में। तो मिश्रा जी को बोलिए, थोड़ा पढ़ लिख के है, विश्लेषक है, तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और जहां तक बात करते हैं कांग्रेस सरकार, मिश्रा जी से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जीडीपी क्या थी मिश्रा जी कांग्रेस के राज्य में और एनडीए के कार्यकाल में? इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू दैट।
कांग्रेस शासित उसमें 2009 से 2014 के बीच में 7.46% जीडीपी थी हमारी। और अभी यूपीए का जो ये आपका एनडीए का जो कार्यकाल चल रहा है, आपकी बीजेपी की जो विकास विनाश वाली जो नीति चल रही है, उसमें 4.8% था फ्रॉम 2014 टू 2020। 2020 के बाद आपका -8% में चला गया। तो दैट इज व्हाट योर गवर्नमेंट हैज डन। तो थोड़ा सा डेटा एंड फैक्चुअल बेसिस पे बात कर ले। हमने अपने चुनावी उसमें घोषणा पत्र में जितनी बातें लिखी है ना मिश्रा जी, थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ी रिसर्च करेंगे, यू विल फाइंड आउट वी डू इट इन एवरी सिलेक्टिव स्टेट ऑफ आवर्स। हमने रिजर्वेशन की बात की, पंजाब एंड राजस्थान में 33% वर्टिकल रिजर्वेशन फीमेल्स को मिलता है वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स। आपकी सरकार क्या कर लेगी? आपकी सरकार तो उत्तर प्रदेश के कौन सा विकास कर दिया? ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है। तो थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए, विश्लेषक है, जानकारी होनी चाहिए। सृष्टि जी, सृष्टि जी, मैं आपसे I'm not talking to you right now. I'm not talking to you. You are a BJP spokesperson. So why are you defending him? सृष्टि जी, सृष्टि जी, हमें व्यक्तिगत नहीं होना है। सृष्टि जी, आप इतना पर्सनल हो रही हो, डाटा रखिए। सृष्टि जी, मैं आपसे एक ही चीज का आग्रह करूंगा। मैं एक और डाटा आपके समक्ष रख रही हूँ, सुन लीजिए 2 मिनट, आप भी सुन लीजिए। आज पेट्रोल प्राइसेस क्या है? 101 रुपए प्रति लीटर। मध्य प्रदेश में क्या है? 116 रुपए प्रति लीटर। आपके धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है इन लोकसभा कि आपका टैक्स पेट्रोल एंड डीजल पे टैक्स कलेक्टेड हुआ है, 459% की इंक्रीजमेंट हुई है। दैट इज वन पॉइंट कि आपका टैक्स में 459% की इंक्रीजमेंट हुई है। अभी इनकी जो कॉर्पोरेट सरकार है, उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आम इंसान को मिलने वाली सब्सिडी में 704 करोड़ का कट ऑफ हुआ है। टोटल इनकी सब्सिडीज में 27% का कट ऑफ किया है इन लोगों ने आम जनता को। सृष्टि जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरी आज की ये बहस बजट पर नहीं है। आज मतदान और मतदान को लेकर, वहां के मुद्दों को लेकर, महंगाई मिला जुला मुद्दा है। आप सही कह रही हैं, लेकिन सृष्टि जी, आप बिल्कुल इसको विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। टीना शर्मा, आपका जवाब। मुझे बादल जी के पास जाना है। मुझे सृष्टि आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इतना मत चिल्लाइए, इतना चिल्ला रही हैं आप। 90 आपने 90%। सृष्टि जी जवाब ले लेते हैं। सृष्टि जी जवाब ले लेते हैं। सृष्टि जी जवाब ले लेते हैं। मुझे उत्तराखंड और गोवा पर भी जाना है। उत्तराखंड और गोवा पर जाना है, जहां पर आपके लिए सुखद खबर आ सकती है 10 मार्च के बाद। थोड़ा धीरज और धैर्य रखिए। सृष्टि जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बात इन्होंने ही बोलनी है तो दूसरा क्या? नहीं, आप अपनी बात रखें। आपने कहा विकासशील विनाशकारी नीति, मैं यहीं से शुरू करती हूँ। 90% परिप्रेक्ष्य में आप हिंदुस्तान की राजनीति से, इलेक्टेड राजनीति से दूर है। उसके कारण की आप अपने अंदर मंत्रणा कीजिए, पहली बात। दूसरी, एक मिनट, अब आप नहीं बोलेंगी, अब आप नहीं बोलेंगी। आई विल नॉट लेट यू स्पीक, आई विल नॉट लेट मी स्पीक। सृष्टि जी, मेरा आपसे आग्रह है, वन एट अ टाइम, क्योंकि टेक्निकल फॉर्मेट पे, जिस फॉर्मेट पर ये बहस कराई जा रही है उसमें एक व्यक्ति एक समय बोले तो दर्शकों का लाभ होगा। देखिए, जीडीपी की बात तो करेंगे, उन घोटालों की बात ये नहीं करेंगे जो मोदी सरकार पे 2014 से अब तक 2000। अरे आपके चिदम्बरम तो जेल में रहकर आए हैं, आप भूल गई है हेराल्ड इंडिया। आपकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर है मैडम, बेल पर है मैडम, बेल पर है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कौन सा बिजनेस है उनका ये तो बता दीजिए। सुनिए, तड़ी पार नहीं, आपको जानकारी नहीं है। छोड़िए, एक मिनट, मुद्दे पर आप। और रही बात उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो मैं 10 मार्च को आपके साथ यहीं बैठ के डिबेट करूंगी। मैं यहीं बैठ के डिबेट करूंगी। आइए यूपी से आगे बढ़ते हैं। टीना जी, उत्तराखंड और गोवा पर आते हैं। सृष्टि, उत्तराखंड और गोवा पर आते हैं। बादल साहब, उत्तराखंड 20 साल में 11 मुख्यमंत्री, 70 सीटों पर मतदान जारी है। बादल साहब, 11 मुख्यमंत्री, ये एक प्रदेश, छोटे प्रदेशों की ये समस्या रही है। देखिए, एक तरफ जहां मनीष जी छोटे प्रदेश, हमने ये पाया है भारत की आजादी के बाद से कि छोटे प्रदेशों का विकास अच्छा होता है और तेज गति से होता है।
हमने छत्तीसगढ़ देखा है, छत्तीसगढ़ से पहले हरियाणा में देखा है, अतीत की बात कर रहा हूँ, जब ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल मिलाकर के एक राज्य हुआ करता था, और जब बंटवारा हुआ और विभाजन हुआ और 3 प्रदेश बने, तो तीनों राज्यों ने तेजी से विकास किया। केरल का विकास हमने देखा है, और भी कई हमने झारखंड में तेजी से बदलाव देखा है। उत्तराखंड एक अपवाद ऐसा है कि जहां पर जो सियासी अस्थिरता, राजनीतिक दल तो 2 ही रहे हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से नेता बदलने का जो काम दोनों पार्टियों ने किया है, कांग्रेस ने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, उसकी वजह से कोई भी एक नेता को अपने मन माफिक प्रदेश को चलाने और अपने विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने का अवसर ही नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी हाल में ही 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो मुख्यमंत्री बदलने से कहीं वहां के लोगों की तकदीर नहीं बदली है। मुख्यमंत्री बदलना विकास का पैमाना नहीं होता है, ये एक अलग बात है। नारायण दत्त तिवारी के बाद हमने देखा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए तो भगत सिंह कोश्यारी, खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक, और उसके बाद अभी 2 मुख्यमंत्री बदल गए। तो अगर मुख्यमंत्री को मौका नहीं दिया जाएगा और केंद्र का दखल इतना अधिक होगा, तो वो छोटे राज्यों में जहां की विकास के लिए कार्यक्रमों के नतीजे शीघ्र दिखते हैं, वो नतीजे नहीं नजर आएंगे। और ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, पार्टी और संगठन के लिए मुश्किल हो जाता है कि आखिर जब वो चुनाव में जाएंगे तो किस आधार पर चुनाव में जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई उनकी स्लेट कोरी होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, पार्टी के कार्यक्रम चलते रह सकते हैं। अगर पार्टी के कार्यक्रम चलते रह सकते हैं और पार्टी नेता का कोई असर नहीं होता, फिर आप बदलते क्यों हैं? मैं बड़ा दिलचस्प सा आंकड़ा है ये, क्योंकि अक्सर ये कहा गया कि नहीं, केंद्र में जो पार्टी है वो उस पार्टी की नीतियां उस प्रदेश में काम करती हैं और लोग उस प्रदेश को, पार्टी को पसंद करते हैं। जी, तो मुख्यमंत्री बदलने का कोई मतलब जी नहीं। बादल साहब, मुझे इन चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान जब मैंने देखा, मैं गोवा गया था, 40 सीटों वाले प्रदेश गोवा गया था, तो वहां पर दल बदल रोकने के लिए जब प्रत्याशी अपने नामांकन को जा रहे थे तो पार्टियां उनसे एक हलफनामा ले रही थी और आध्यात्मिक रूप के तहत उनसे मंदिरों में ले जाकर शपथ दिलवाई जा रही थी। बादल साहब, देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है मनीष जी, जो जिससे हमारा जो लोकतंत्र है इन दिनों सर्वाधिक गंभीर रूप से ग्रस्त है। बल्कि बीमारी नहीं है तो महामारी है। आप केवल गोवा की बात मत कीजिए, गोवा में तो फिर चलिए हो ही रहा है कि, लेकिन उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि चुनाव शुरू होने तक जो शख्स पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुका है वो इस बार बीजेपी में जा रहा है, जो बीजेपी से चुनाव लड़ता रहा है वो समाजवादी पार्टी में आ रहा है। जब वैचारिक आधार पर जो ध्रुवीकरण होना चाहिए, जब वो भंग हो जाता है और सारी नीतियां और कार्यक्रम लालच, प्रलोभन और सत्ता पाने के लिए सिकुड़ जाती हैं, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने ये पाया है कि भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या उत्तराखंड की दोनों पार्टी, उत्तराखंड में दोनों पार्टियां हों, गोवा में तो आम आदमी पार्टी भी बड़ी जोर शोर से लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने तो वहां दीदी भी आ गई है भाई साहब, वहां पर दीदी भी आ गई है बंगाल से। अब बंगाल से दीदी आ रही है, दीदी बहुत देर से चेती हैं और दीदी का अपना घर ठीक कर लें वो ज्यादा बेहतर है। दीदी के घर में झगड़ा इतना चल रहा है कि उनके भतीजे मुंह फुलाए बैठे हैं और संवैधानिक नहीं है ये, लेकिन एक तरह से जो छोटी पार्टियों में तानाशाही व्याप्त है, ये उसकी तरफ इशारा करता है कि उन्होंने सारे पद भंग कर दिए, सारी कार्यकारिणी भंग कर दी। टीना जी, गोवा में आध्यात्मिक रूप दल बदल को रोकने के लिए, क्योंकि वहां पर भी जो तस्वीर आ रही है, जो सर्वेज आए हैं, ये कहीं नहीं दिख रहा कि किसी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। ऐसे में अपने कुनबे को एकजुट रखने के लिए इस तरह से मंदिर ले जाकर चावल देकर कस्में खिलाना ये लोकतंत्र में अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है। टीना जी, बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की डेफिनेशन अगर आप कहें। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगी मनीष, फिलोसफिकल तौर पे, क्योंकि मेरे साथ बादल जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं और मैं भी कहीं ना कहीं सिख परिवार से हूँ, तो मुझे एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप चिंतन करते हैं, जब आप चिंतन में होते हैं और सुपरफिशियल लेयर पे राजनीति नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि सरकारों को मैसेज देना चाहिए। सरकारें समाज को मैसेज देती हैं, जो थोड़ा बहुत मिसिंग है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में,
और इसकी जरूरत है। मैं इसको अक्रॉस पार्टी लाइन में इस बात को मानती हूँ। और इसके साथ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मंदिर मंदिर घूमना है ये ओकेजनली अच्छा नहीं लगता है, पॉलिटिकल टूरिज्म लगता है। और अब जनता वो है जो 10 मार्च के लिए डिब्बे में सब कुछ बंद कर रही है। मनीष, हम यही हैं, हम देखेंगे कि क्या होगा। ये डिबेट हो सकता है कि सब अपने आकलन से डिबेट कर रहे हो, लेकिन मैं उत्तराखंड के चुनाव से परसों वापस आई हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में थी। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से दोनों प्रदेशों में आ रही है और आएगी तो अपने 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 आपके पास आप अपनी पार्टी की थोड़ी सी इज्जत रखिए। आपकी पार्टी की अब कोई इज्जत वैसे बची नहीं है, थोड़ी सी तो आप चैनल व्हाट आर यू? अरे वी शुड बी ऑब्सेस्ड यार। ऑपोजिशन किसको ऑब्सेस्ड नहीं कर रहा है? आप किससे मैडम, आप बकवास, शट अप ऐसे शब्द यूज कर रही हैं तो मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है। मैडम मेरी इज्जत है, आपकी नहीं है, तो डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल प्लीज, डोंट गेट पर्सनल मैडम। अरे बादल जी को बुलवाइए, बादल जी को बुलवाइए, बादल जी को बुलवाइए। मैडम तो बहुत पर्सनल हो रही है यार। कार्यक्रम में सम्मानित मेहमान ही आते हैं। वेरी यू आर बीइंग टू पर्सनल, सॉरी। सृष्टि जी, टीना जी को अपनी बात कमिंग टू यू कमिंग टू यू टीना जी, आप अपनी बात पूरी करें, मैं सृष्टि जी के पास। अरे रही बात कांग्रेस से ऑब्सेस्ड होने की, तो ऑपोजिशन का चेहरा अगर कुछ होगा तो वो दीदी होंगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब ऑपोजिशन का चेहरा नहीं है, आपको ये मान लेना चाहिए। और मुझे आपके साथ कोई ऑब्सेशन नहीं है, मुझे आपके साथ कोई ऑपोजिशन नहीं है। मैं तो आपको जिंदा करना चाह रही हूँ मैडम, मेरी पार्टी तो कांग्रेस को जिंदा करना चाह रही है। टीना जी, आई एम क्वाइट, टीना जी, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सृष्टि जी, आप अपनी बात रखें, मुझे टीटू जी के पास जाना है, टीटू जी के पास जाना है। मुझे जिन्ना नहीं, गन्ने की बात करनी है, किसानों की बात करनी है। सृष्टि जी अपनी बात रखें। आप जब टीना जी कह रही थी तो आपने एक अट्टहास करते हुए जिस तरह से आपने एक हंसी आपने दिखाई, मुझे लगता है आप अपनी बात रखें तो मैं टीटू जी के पास जाऊं। बिल्कुल। मनीष जी said that इन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे, जनता ने इन्हें जाने दिया इनके क्षेत्र में, क्योंकि मैंने तो देखा डीएम डेप्यूटी सीएम को नहीं जाने दे रहे, इनके विधायकों को जनता भगा दे रही है वहां से, तो इन्हें पता नहीं कैसे जाने दिया। वैसे इनकी पार्टी की आदत भी है, बुर्का पहन के चले जाते हैं प्रोटेस्ट में ये। और वैसे इनकी बातें, अभी इन्होंने बोला कि मेरी पार्टी जिंदा करना चाह रही। मैडम का ये जो टैलेंट है, ये तब क्यों नहीं देखा जब उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशें बह रही थी? उन लाशों को क्यों नहीं जिंदा कर पाई है अपने टैलेंट से? आज पार्टी को ये जिंदा कर रही है। बेशर्मों की बात कर रही है यहाँ पे, शी इज टॉकिंग अबाउट संस्कार एंड एवरीथिंग। आपका जब प्रधानमंत्री का वहां वक्तव्य देना था, देश की जनता की बात करनी थी, ऑल ही डिड वाज टॉक अबाउट कांग्रेस। उस प्रधानमंत्री के वक्तव्य को देश का किसान सुन रहा था, प्रधानमंत्री ने बोला था कि तो बेशर्मों की बात ना करिए। सृष्टि जी, प्रधानमंत्री के साथ साथ किसी भी सम्मानित मेहमान के लिए शब्दों की गरिमा, मर्यादा और शालीनता बनी रहनी चाहिए। सृष्टि जी, you are a learned panelist on this panel, and I request you, I respect your presence on the screen, but not with the words which are not sober nor good. Srishti ji, you're being very negative, Srishti. You're being very negative. सृष्टि जी, मैं आता हूँ आपके पास। टीटू जी, दूसरे चरण का मतदान, टीटू जी, दूसरे चरण का मतदान साइलेंट वोटर के रूप में आप किसे देख रहे हैं, युवा या महिला? मैं पहले अपनी छोटी बहन सृष्टि जी से कहूंगा, मेरी बहन पर्सनल मत जाइए, सुनो, पर्सनल मत जाइए, ठीक है? तो सृष्टि बहन पर्सनल मत जाइए, कोई बात नहीं है। अपने आप इतना डाटा के साथ इंटेलिजेंट तरीके से बात रखें, वो ज्यादा बेटर है। हम पर्सनल ना जाए, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात पर गौर करेंगे। दूसरी बात देखो, ये है मनीष जी, जो एक चीज का आकलन हो रहा है। 403 वैन अभी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल वैन भेजी। मैं अभी गांव गया था तो गांव के लोग ये कह रहे थे कि जब हमारे को, क्योंकि गांव तक ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाई, ना दवाइयां पहुंच पाई, ना डॉक्टर पहुंच पाई। सेकंड फेज में गांव में, क्योंकि वो सीधे लोग होते हैं,
वो अपने जो घर के नुस्खों से अपना इलाज करते रहे। ये 403 वैन कभी उस टाइम ये गांव में पहुंच गई होती, उसमें एक डॉक्टर बैठा होता, ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा होता, दवाई की पेटी पड़ी होती, तो शायद जो लोग आज हमारे बीच में से निकल गए हैं, चले गए हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, शायद वो हमारे बीच में होंगे। हमारे साथ हुआ तो बहुत गलत है। ऑक्सीजन नहीं सरकार दे पाई, 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बिक गया। गुरु साहब ने हमें हिम्मत देके, बाबा जी ने हमें हिम्मत देके गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के सिलेंडर का लंगर लगाया। मैं कुछ नहीं हूं, तो बाबा जी की दी हुई हिम्मत है। ये सरकार कहां थी? अब सरकार उसको कवर अप करने के लिए लगी हुई है। ठीक है, आपने वैक्सीन बनाई है, मैं उसका आदर करता हूं, लेकिन आप अपनी गलतियों को, अपने जो चीजों आप पीछे पीछे रह गए, उन पे आकलन तो करना पड़ेगा ना। जनता आकलन कर चुकी है, मन बना चुकी है। हम जितना मर्जी एक दूसरे को बात कह दें कि मेरी 400 जी। प्लस आ रही है, मेरी 300 प्लस आ रही है। जी गफलत में नहीं रहना चाहिए किसी टीटू को। जी, मैं बहस के आखिरी पड़ाव में आ चुका हूं और तीनों पैनलिस्ट, मेरे 3 पैनलिस्ट बचे हैं, उनके पास लास्ट कमेंट के लिए जाना होगा। सृष्टि जी, आपकी उंगली उठी है। मनीष जी, टीटू जी, with all due respect, I was the one who was talking on facts. यहाँ पे पर्सनल हुए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के बेल की बात करी, यहाँ पे इन्होंने मेरे पार्टी को जिंदा करने की बात की, सो आई हैव टू डिफेंड दैट। जब यहाँ पे पर्सनल हो गए, देन वी आल्सो हैव टू डिफेंड कि आपका हेमंत कुमार बिस्वा क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री होके मेरी पार्टी के बारे में, मेरी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में। Why don't you show your संस्कार then? Who the hell are you to question about genetic? सृष्टि जी, भाषा का ध्यान रखें। भाषा उत्तेजित कर सकती है, भाषा और शब्द उत्तेजित कर सकते हैं। सृष्टि अरे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पब्लिक फिगर है, लाखों मैडम, करोड़ों अरबों खरबों परिवार भी पब्लिक फिगर है, बात मिस्टर तो टेनी भी करेंगे ना। पब्लिक फिगर है, बात तो करेंगे ना, मिस्टर नेशनल टेनी भी हेराल्ड की पब्लिक बात भी फिगर है, करेंगे कुलदीप मैडम, सिंह सेंगर भी बोफोर्स पब्लिक फिगर ड्रीम है, की बात भी चिन्मयानंद करेंगे, भी नेहरू की बात भी public figure करेंगे, है। इंदिरा गांधी की बात भी करेंगे और अरे, राजीव गांधी की बात भी Manish, I'm करेंगे। done with this debate. I'm done with this debate. सृष्टि You are not letting me सृष्टि speak. Don't come on debate सृष्टि पे। When I'm जी, speaking, सृष्टि she जी, has to speak as सृष्टि well. बात करेंगे। सृष्टि जी, आप तेहे में ना आए, आप अपनी बात रखें। तेहे में आने से कुछ नहीं होगा। और आप कैसे इस बताएंगे? समय लाइव हैं इंडिया का सवाल का ये लोकतंत्र मंच आप लोगों को सुनने के इनको लिए। किसी महिला की जी हाँ, बात मत बिठाइए, इस तरह से Security सृष्टि जी, आप अपनी बात रखें। टीना जी, आता हूँ। सृष्टि जी, अपनी बात रखें आप थोड़े में। ये लास्ट राउंड है और लास्ट राउंड में मुझे 2 और पैनलिस्ट हैं, यानी टीना जी और बादल जी के पास जाना है। Can you just stay quiet for a minute, please? I have a question for you. मेरा सवाल है कि आज बीजेपी को वोट कौन देगा? वो किसान जिनकी हत्या की है इनके मंत्री पुत्र ने, वो किसान जिनकी दुगनी आय बोल के आज उनकी औसतन आय 47 रुपीज पर डे है, या वो यहाँ के युवा देंगे जिनके 2017 से 2021 के बीच में 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पेपर लीक हुए, अपना हक मांगने के लिए उनके सर फोड़े गए, उन्हें लाठियां मारी गई। वो आशा बहनें इन्हें वोट देंगी जिन्होंने अपना हक मांगने जी, जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल किए, जवाब ले लेते हैं। सृष्टि जी, मेरे पास वक्त कम है। टीना जी, इन्होंने सवाल किए, आप जवाब ले लीजिए। आप कुछ कहिएगा मत। आपने जब सवाल किया तो टीना जी शांत रही, अब जवाब देंगी। टीना जी, जवाब। keep on asking me to stay quiet because when I was प्लीज speaking, she kept एक्सक्यूज on मी यार, interrupting. टाइम नेशनल टेलीविजन का टाइम मत बर्बाद कीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज अस I'm सब asking लोग you about प्लीज। public थैंक यू questions. थैंक यू थैंक यू। जनता से जुड़े हुए सवाल पूछ जवाब ले लेते हैं। सृष्टि जी, जवाब ले लेते हैं, उत्तर जवाब ले लेते प्रदेश हैं। की राजनीति में ठीक है, कांग्रेस के 20% वोट है देश में, इसमें कोई महंगाई दो पे राय जवाब नहीं है। दीजिए। अरे यार, बोलने तो दीजिए, महंगाई क्या पे- चाह रही हैं आप? सृष्टि जी, What जवाब is ले your लेते हैं। problem? आप अपना जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की टीना जी, राजनीति आप- में कांग्रेस कहीं नहीं है, पहली बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस कहीं नहीं है। Obsessed with my party. I asked you about the. अरे ऑब्सेस्ड क्या मैडम, आप ऑब्सेस्ड सृष्टि नहीं है जी, अपनी पार्टी के साथ, सृष्टि हम तो हैं। टीना जी, आप जवाब दीजिए। मुझे आप वो बादल जी के बोलने पास नहीं देंगे तो final कैसे comment जवाब चाहिए। दे? आप दीजिए। दूसरी बात रही, दूसरी बात रही कि उत्तर प्रदेश में आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आपको हिजाब वाले वोट मिल जाए वही काफी है। आप हिजाब के वोट बटोरना चाहती हैं, आप हिजाब पे वोट बटोरिए। मैं ताली बजाऊंगी जिस दिन आपको हिजाब के वोट मिल जाएंगे। जी, मेरा आपको वक्त खत्म हिजाब हो रहा के है। वोट भी बादल नहीं जी, मिलेंगे। बादल जी, मेरा आपको सवाल आपसे, हिजाब के वोट भी नहीं मिलेंगे मतदान मैडम। का हिंदुस्तान का वोट तो बहुत दूर की बात है। प्रतिशत 60% के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, बचे हुए लगभग 15 मिनटों में मतदान किस प्रतिशत तक छू सकता है? बादल जी। देखिए मनीष जी, अभी 60 के आसपास है, तो आप ये मान के चलिए कि जो अंतिम आंकड़ा है, आते आते 7:30 बज जाएगा।
और तब ये फिगर मुझे लगता है 64 या 65% के आसपास होना चाहिए। तो ये आंकड़ा अगर होता है तो मैं समझता हूं कि ये करीब करीब वैसा ही है जो पिछले चुनाव में जो परंपरा इन इलाकों की रही है या इन जिलों की रही है। थोड़ा सा अगर बेहतर होता, क्योंकि हर चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ना अच्छा होता है, तो मैं प्रसन्न होता अगर मतदान का प्रतिशत अच्छा होता और ये 70 और 75 और 80 के आसपास होता। लेकिन अफसोस की बात है, कोई बात नहीं, आने वाले चुनावों में हम देखेंगे कि ये मतदान का प्रतिशत बढ़े। यही हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। पहले और दूसरे चरण में 113 सीटों का जो हो चुका है, उसमें हम ये मानते हैं कि अगर हम 2017 के चुनाव से तुलना करें तो शायद समाजवादी पार्टी उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है पिछले चरण में, और ये जो दूसरे चरण के इलाके हैं उसमें समाजवादी पार्टी शायद थोड़ी सी बढ़त बनाई दिखती है मुझे। ये मेरा अपना ख्याल है। राजेश बादल जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी, टीना शर्मा अब जी, इनको दोबारा बोलना है। मुझे सृष्टि जी, मेरा वक्त महंगाई पे जवाब नहीं मिला मुझे, जीडीपी पे जवाब नहीं मिला मुझे, सृष्टि जी, आपको सृष्टि जी, सारे जवाब मिलेंगे। मुझे 10 जानकारी है आप मैं हमेशा इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आएंगी, और मैं आपको ये वादा करता हूं, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन सवालों के जवाब 10 बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं जवाब से देंगे। मैं निश्चित दिलवाऊंगा। मेरा वक्त अभी खत्म हुआ। Thank सृष्टि you। कश्यप सिंह, टीना शर्मा जी, राजेश बादल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, आप लोग इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते, जी हां, जाते जाते ये कहना जरूरी हो जाता है कि दो छोटे राज्यों में, जी हां, नतीजों बाद यह आम बात है कि नेता यानी कि चुना हुआ विधायक दूसरे सियासत दल की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह शिष्टाचार सा हो चुका है, लेकिन इन चुनावों में इसका आध्यात्मिक रूप भी देखने मिला। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।